पहली बार जब मैंने मॉक लगाया तो उसमें मेरा स्कोर आया था 159। तो काफ़ी ऐसा लगा कि यार 159 पर क्या हो जाएगा, कि इतना तो बहुत कम है, इतना तो बहुत कम है। 300 में से? हाँ, 300 में से 159 आया था। तो लगा कि इतना तो बहुत कम है। फिर हमारे यहाँ तो खेत में काम होता है, तो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि चल खेत में काम कर। उन्होंने जो भी है पढ़ने को पूरा टाइम दिया कि तू पढ़ाई कर, जितनी करनी उतनी कर। और मेरे भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं इस बात में, और वो कभी ये नहीं कहते कि ऐसा काम है, खेत में काम है तो तू कर चल के। मुझे बिल्कुल फ्री रखते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। जब रिजल्ट आया था तो हम खेत में ही काम कर रहे थे। अच्छा, खेत में ही काम कर रहे थे। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे पापा और हम कि आज आने वाला रिजल्ट या कल आने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सरकारी नौकरी के अपने सपने को पूरे तरीके से टारगेट करने के लिए पूरी मेहनत में जुट चुके होंगे। बहुत बार ऐसा होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बीच बीच में ऐसे मुकाम आते हैं, बीच बीच में ऐसा टाइम आता है जब हम डिमोटिवेट भी होते हैं, बीच बीच में ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि नहीं, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि ये तैयारी कोई एक दिन दो दिन का सफर नहीं होता है। इस सफर में कितना पेशेंस रखने की जरूरत है, जब हम तैयारी कर रहे हैं हमें कितना धैर्य होना चाहिए, क्या हमारी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सही टाइम का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए, ये सभी चीजें कैसे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। मैं आपको 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फाइनल में चयनित एक स्टूडेंट से मिलवाने जा रही हूँ। इनकी जर्नी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, और क्यों आपको पढ़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है, ये सब आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए भाई, इंट्रोडक्शन इन्हीं से ले लेते हैं। आपका नाम? नमस्ते सबको। पहले मेरा नाम गौरव कुमार है, जिला कासन से है। तो मैंने सबसे पहले जर्नी जो अपनी स्टार्ट की थी वो 2021 में स्टार्ट की थी। उसके बाद मैम ने बताया कि हम पढ़ते थे, मतलब पूरा सिलेबस करने के बाद में पहली बार जब मैंने मॉक लगाया तो उसमें मेरा स्कोर आया था 159। तो काफ़ी ऐसा लगा कि यार 159 पर क्या हो जाएगा, कि इतना तो बहुत कम है, इतना तो बहुत कम है। 300 में से? हाँ, 300 में से 159 आया था। तो लगा कि इतना तो बहुत कम है। फिर थोड़ा और प्रिपरेशन की तो थोड़ा मॉक में और बढ़ने लगे, तो फिर मोटिवेशन मिला के चलो अब तो खैर हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो घर में कितनी सरकारी नौकरियां हैं? घर क्या में है? नहीं, कोई नहीं सरकारी नौकरी में, कोई नहीं। घर में कोई नहीं है सरकारी नौकरी में? पापा किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन सबसे पहला श्रेय मम्मी पापा को ही जाता है और दूसरा टीचर्स लोगों को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी खेत में हमारे यहाँ तो खेत में काम होता है, तो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि चल खेत में काम कर। उन्होंने जो भी है पढ़ने को पूरा टाइम दिया कि तू पढ़ाई कर, जितनी करनी उतनी कर। और मेरे भैया भी बहुत सपोर्ट करते हैं इस बात में, और वो कभी ये नहीं कहते कि ऐसा काम है, खेत में काम है तो तू कर चल के। मुझे बिल्कुल फ्री रखते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। रिजल्ट आने पर सबसे पहले किसे बताया था? रिजल्ट आने पर मैंने सबसे पहले अपने बड़े भैया को कॉल की थी। बड़े भैया को? रिजल्ट खुद चेक किया था? हाँ, मैंने खुद चेक किया था। रिजल्ट आया कई बार ऐसा होता है। जब रिजल्ट आया था तो हम खेत में ही काम कर रहे थे। अच्छा, खेत में ही काम कर रहे थे। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे पापा और हम कि आज आने वाला रिजल्ट या कल आने वाला है। तो शाम तक, लेकिन जैसे 2 बजे के लगभग शायद आ गया था, हमें मालूम पड़ा 2 बजे के लगभग आ गया था। तो सबसे पहले जब खेत से घर आ गए तो भैया चले गए कासन, तो फिर मैंने सबसे पहले भैया को ही बताया कि उसका रिजल्ट आ गया है। फिर उसके बाद पापा को बताया, फिर और सबको मालूम पड़ ही जाता है फिर तो। हाँ, ये देखो, पूरे जब परिवार में एक सरकारी नौकरी वाला लग जाता है ना, अच्छा कितना फर्क लग रहा है अब लोगों के ट्रीटमेंट में। एक सरकारी नौकरी नहीं थी जब तैयारी कर रहे थे, तो अब बिहेवियर में किसी के बदलाव, आसपास का माहौल कुछ बदला कुछ लग रहा है? जी मैम, मेरे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन परिवार में ही एक लड़का, तो उसने मुझे काफ़ी मतलब डिमोटिवेट किया, और जहाँ भी मिलता था यही कहता था कि क्या करेगा पढ़ के, क्यों मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहा है, ये है वो है, कि हमारी तरह जॉब कर ले, कोई प्राइवेट जॉब कर ले। तो उसकी वजह से मैं बहुत मतलब डिप्रेशन में जो होता है ना कि पता नहीं क्या कह रहा है ये, क्या नहीं कह रहा है। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ जाने दिया, और उसकी वजह से मैंने जहाँ मैं रह के पढ़ता था ना, वो वहीं आ जाता था वो। तो वो रूम ही छोड़ दिया फिर मैं अपने गाँव आ गया। वैसे मैं कासन पढ़ाई करता था, वो छोड़ दिया, इसी वजह से छोड़ा था वो, क्योंकि वो वहीं रहता था और वो बार-बार आके यही कहता था कि तू नहीं कर पाएगा। इतनी स्टोरी सुन के मुझे एक बात समझ में आई कि गलत संगति को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा होता है।
आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आप नेगेटिव सोचने वाले, नेगेटिव जो आपको फील करा रहे हैं उनके आसपास रहोगे तो आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगी। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके हैं, स्ट्रगल सबके हैं, लेकिन आपके आसपास कितने अच्छे लोग हैं ये बहुत डिपेंड करता है। तो आपको भी लगता है ना कि आपको कोई डिमोटिवेट करता है, तो भाई मैं यही कहूंगी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होती उसे छोड़ना ही बेटर है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूं कि जो आप तैयारी करते थे कितने घंटे की पढ़ाई होती थी, कोई टारगेट बना के चलते जी थे? मैम, टारगेट था हमारा। जब वहां से कासन से रूम छोड़ दिया उसके बाद फिर गांव आ गए। आपकी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहां पर टारगेट था। वहां पर हमारा ये था कि सुबह को, मतलब रात में वहीं रहते थे, तो सुबह को 7 बजे उठे। उठने के बाद में 8 बजे हम पढ़ने को बैठ जाते थे। तो आपके ही जो पुराने नोट्स हैं हमारे, उन्हीं को रिवाइज किया। उनको 11 बजे तक पढ़ते थे। 11 बजे के बाद में फिर 11 से 12 रखते थे हम खाना वाना जो भी है, नहाना धोना, 1 घंटे केवल बस। उसके बाद 12 से फिर बैठ जाते थे पढ़ने और शाम को 6 बजे तक पढ़ते थे। शाम को 6 बजे के बाद में फिर खाना खाना होता है। फिर उसके बाद में फिर शाम को 8 बजे बैठ जाते थे। उसके बाद फिर 10 बजे तक पढ़ते। मतलब पूरा दिन पढ़ते ही थे आप? हाँ, पूरा दिन पढ़ते थे। बता तो रहा हूँ कि घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि ये काम करो। और पैसों की प्रॉब्लम आती है मैम, आप जानते हो, क्योंकि गांव देहात से किसान के परिवार से आते हैं, तो उधर तो 6 महीने में एक बार आता है, वो भी सब उसी में चला जाता है। तो हम दोनों उसी पे लगाते थे। वो एक लगाता था और किसी कारणवश उसका नहीं हो पाया, मेरा हो गया। लेकिन मैं उसको कहना चाहूंगा कि मेहनत करे भाई तो उसका भी हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, सबका आगे पीछे अगर आप मेहनत करोगे, सबका समय अलग अलग होता है ना। कब से तैयारी शुरू करी थी वैसे आपने, अगर सरकारी नौकरी की जर्नी कही जाए तो कब से स्टार्ट करी थी? लॉकडाउन के बाद 2021 से की थी। और 2021 में ही मेरा जीडी निकला था, एसएससी जीडी। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो आपको बताया था तभी। 2022 में फिर CISF ASI का निकला था। उसमें मैं टाइपिंग में फेल हो गया, जो टाइपिंग होती है ना लास्ट में। टाइपिंग में फेल हो गया। और CRPF ASI था, उसमें भी मैं टाइपिंग में फेल हो गया। अच्छा, टाइपिंग में। उत्तर प्रदेश पुलिस का मैंने पहली बार ही दिया ये। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पहली बार है। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक था? आपको क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ी सी नॉर्मल मेहनत से हो गया? मेरा तो खैर जीएस तो आखिर से वीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जीएस में मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, 29 है सही। अच्छा, 29 सही अच्छा है। स्कोर है जीएस के हिसाब से। और मेरे जितने मुझे लगता है इधर गांव में क्या, मेरे गांव में तो कोई सिलेक्शन ही नहीं, मेरा अकेला है। अच्छा। हाँ, अकेला ही है मेरा। तो मैथ में मेरे पूरे हैं और हिंदी में 1-2 कट गए हैं। और रीजनिंग में तो खैर उसमें भी 1-2 वो काट दिए थे ना, क्वेश्चन कुछ गलत भी तो कर दिए थे, कैंसिल वाले। मेरे सही थे, वो कैंसिल ही कर दिए फिर। अब पता नहीं उसका नंबर मिला है या नहीं मिला, वो पता नहीं। अच्छा, पता नहीं, मतलब रीजनिंग में आपके सारे करेक्ट थे? हाँ, मैथ में और हिंदी में। मैथ में पूरे करेक्ट थे, हिंदी में 1-2 गलत है, और रीजनिंग में जो मेरे सही थे वो काट दिए गए, 4 क्वेश्चन। अच्छा, आप जब मॉक टेस्ट लगाते थे कितना स्कोर रहता था आपका? मेरा मॉक टेस्ट में टेक्स्ट बुक जब मैं खोलता था तो मेरा लगभग कभी 243, 244, एक बार 260 भी पहुंचा। तो मुझे लगा कि लगता है कि मतलब ज़्यादा सरल हो रहा है, या इतना स्कोर कैसे आ सकता है। हाँ। लेकिन 244 मेरे मेन एग्जाम में आए। और टेक्स्ट बुक से और टेस्ट लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि इतने कम से कम बता रहा हूँ, मैंने 80 से 100 के बीच में मॉक लगा लिए थे एग्जाम से पहले। तो ऐसा लग रहा था कि एग्जाम जब हॉल में बैठे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक और मॉक लगा रहे हैं। अच्छा, एक और मॉक लगा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। हाँ, मतलब बिल्कुल लेवल भी वही मिला, लेवल वही, सब कुछ वही। और एक पेपर देखने के बाद में पता चल गया था, क्योंकि मॉक में हमारे इतने नंबर आते थे, तो मुझे पता चल गया था कि इतने आने हैं। अच्छा, रीजनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा लगता है? रीजनिंग में सबसे मैम वैसे तो सब अच्छा ही है, लेकिन जो आपने कराया था ना, वो कुछ वाले जो होते हैं। अच्छा, सिलॉक्स वाले, न्याय निगमन वाले। वो मेरा कभी गलत नहीं होता। अच्छा, वो कभी गलत नहीं होता है। वो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा, रीजनिंग में ट्रिक्स अप्लाई करते हो या बिल्कुल बेसिक मेथड से ही करते हो? नहीं, ट्रिक है तो ट्रिक करनी पड़ती है ना, ट्रिक के बिना तो फिर कुछ है ही नहीं। फिर टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। हाँ, जो कैलेंडर भी आपसे पढ़ा था, और वो जो आपके नोट्स बने रखे ना, मैंने वही किए। वही मॉक टेस्ट मैंने यहाँ से लगाए, और बाकी मेरे पुराने सब नोट्स रखे हैं, उसी से मैंने तैयारी की, फाइनल सिलेक्शन ले लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, गांव का माहौल मतलब कैसे, कितने सरकारी एक अच्छा खासा रहता है या कम सरकारी नौकरी वाले हैं आपके यहाँ? कैसा माहौल है आपके गांव में? तो आप जानते हो मैम के 1-2 ही है शायद। और जो हमारी संगति थी वो बहुत अच्छे लोगों के साथ थी।
क्योंकि उन्हें हर हाल में नौकरी चाहिए थी। उन्हीं का हमने साथ पकड़ा, उनको नौकरी मिल गई और हमारे भी इसमें हो गया। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक समझ में आ रही है कि संगति का संगति बहुत ज़रूरी है। संगति बहुत ज्यादा जी। जरूरी है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम मैनेजमेंट, कोई पूछे कि सुबह उठ के ज्यादा पढ़ना बेनिफिशियल होता है कि रात को लेट तक पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है, या सबका अपना अपना होना चाहिए? जी मैम, वो तो सबका, वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैंने तो कभी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं की। करते हैं ना, हाँ हाँ। वो मैंने कभी नहीं की सुबह 4 बजे उठ के। अपना-अपना फिर होता है जो जिसको जब पसंद आए। सुबह 4 बजे तो मतलब नींद आती है तो लेकिन मैंने रात में 10, 11 और 12, 1 बजे तक पढ़ाई की। सुबह तो मैं 7 बजे तक सोता था, 1 से 7। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है अपना-अपना कि होता जैसे है आपको कोई सबका। बोलता है कि नहीं 4-5 बजे ही उठ के पढ़ाई होगी, तो सबका अपना अलग-अलग है। मतलब इसे एक बात समझानी है कि कभी किसी को हमें पूरी तरीके से ऐसे फॉलो नहीं करना है कि बिल्कुल हम अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाके किसी के फॉलो कर रहे हैं। किसी से इंस्पिरेशन ली जाएगी, मोटिवेशन लिया जाएगा कि अच्छा, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने डेडिकेशन ज़रूरी है, सही संगत ज़रूरी है। अब ये हो सकता है कि सबके पढ़ने के अपने-अपने अलग-अलग तरीके हों। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स कैसा था आपका स्टार्टिंग में? अच्छा मेरा था कि वीक था? स्टार्टिंग में वैसे मतलब जो कंपटीशन का मैथ होता है वो थोड़ा अलग तो होता है। मैंने हुँ, 12th भी मैथ से ही की, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे मैथ समझ में नहीं आता। मैंने एक बार मैथ कर लिया, वो मुझे अच्छे से समझ में आता था। सीआईएसएफ में भी मेरे पूरे थे 25 में 25, सीआरपीएफ में भी 25 में 25 थे और जीडी में शायद 17 थे। उसमें 3 गलत हो गए क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा कम होता है ना। हाँ, हाँ। और इसमें भी पूरे हैं नंबर मैथ पूरे में। में से हुँ। एक बार अगर तैयारी हो जाए तो एक एग्जाम में नहीं काम आती है, वो दूसरे तीसरे। अब देखिए, आपको क्या लगता है, ये सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी थी? इससे पहले सीआईएसएफ बताया, सीआरपीएफ बताया, है ना? अच्छा, जीडी भी जीडी। कभी दिया था, एसएससी हाँ, जीडी? अब जीडी। आपने अच्छा बताया, वो आप जा हुँ। नहीं पाए थे। तो तैयारी के लिए आप शुरुआत करते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि फाइनल कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो जर्नी को जारी रखिए, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, मेहनत पे भरोसा रखो। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूँ कि अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं अब भी, है ना, यूपी पुलिस यूपीएसआई की। में, एसआई भी है या यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी की भी है। जी। आपके छोटे भाई बहनों की तरह हैं अगले एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आपके साथ के ही हैं, रह गए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या? मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ें। और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते-पढ़ते जब टाइम हो जाता है, तो ऐसा लगने लगता है कि अब पता नहीं होगा, नहीं होगा। और हमारी तो वैकेंसी भी नहीं आई थी कितने साल से यहाँ पे पुलिस कितने, की हाँ, देखते रहे। सबसे बड़ी बात तो ये होगी हाँ, तो ना। डिमोटिवेशन भी होता है कि ऐसा लगता है कभी-कभी कि पता नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो आपके घरवाले बस अपने आपके घरवाले अगर आपके साथ हैं, तो कोई क्या कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घरवाले मेरे साथ थे। बहुत से लोगों ने या बाहर के लोगों ने क्या कहा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और उन्होंने मेरा साथ दिया, आगे भी देंगे। उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। चलिए भाई, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टोरी सुनने मिली होगी कि 2021 से 2025 भी देखिए एक लंबा ही सफ़र होता है, लेकिन फिर भी कभी हार ना मानना और तैयारी करते रहना, अपने आवर्स को, अपने समय को बर्बाद ना करना। जी। ये बहुत, कोई शौक ऐसा जो आपको लगता हो कि मेरी पढ़ाई के बीच में कभी आया हो, कोई ऐसा शौक, खेलने का, टीवी देखने का? आजकल तो रील्स का बहुत ज़माना चल रहा है, किसी चीज़ नहीं, में ऐसा है हम डिस्ट्रैक्शंस के बारे में क्या बोलोगे? मतलब होता है ना, कुछ-कुछ लोगों को पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो रील्स में 2 घंटे दे दिए, वो अपने क्रिकेट खेलने निकल गए तो 4 घंटे दे दिए। कुछ लोगों तो से जब मैं बात करता हूँ, तो वो ये बोलते हैं कि घर में काम है, या ये काम है, या वो काम है, कि ऐसा हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाए। तो मेरा मानना है कि वो सब उन्हीं की वजह से, वो खुद की वजह से नहीं पढ़ पाए। दूसरे को दोष देना तो बेकार है कि घर वाले नहीं पढ़ने दे रहे या घर में ये काम है, वो काम है। पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ पढ़ लो। पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अरे, कि घर में मम्मी काम कराती हैं, पापा काम कराते हैं। काम हम भी करते थे, भैंसों को सानी-पानी लगाना और वो भी है, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं है कि आप 4-5 घंटे ना निकाल पाओ पढ़ाई के लिए। और अगर आप अगर 4-5 निकाल घंटे पाते भी पढ़ रहे हो तो ये भी ना निकाल पाते, 4-5 घंटे ना निकाल पाते, तो फिर वो उन्हीं का मन ही नहीं है पढ़ने का। वो इसीलिए नहीं पढ़ पाते फिर वो। मतलब पढ़ने को हम बहाना नहीं बना सकते हैं, बहाने से ज़िंदगी नहीं कटेगी, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना? चलिए गौरव, बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, और थैंक यू मैम। बाकी हम मिलेंगे, आगे भी मिठाई-विठाई खाएँगे। आप लोग कब आ रहे हैं? आप लोग कब सेलेक्टेड होके ये बताने के लिए और यहाँ बैठने के लिए आएँगे कि कैसी रही आपकी जर्नी, कब से स्टार्टिंग करी,
आप अपने छोटे भाई बहनों को या अपने आने वाले पीछे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ से इसमें कौन सी चीज़ मिलती हुई थी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर कोरिलेट करती है। तो आप एक बार बताना आपकी जर्नी कैसे चल रही है, कब से तैयारी कर रहे हो और कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किस में लगता है कि आप इस बार सिलेक्शन लेके ही रहोगे और अगली बार यही सीट पर हम लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप ही लोग के साथ किसी में से एक अगले सिलेक्शन के लिए। थैंक यू।